बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पे भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत देगी। तो ये सारी बाइट्स, ये सारी बातें, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बातें जो भी चल रही थी वो आपने सुना, और इन सब का एक जो माहसल या समरी निकल करके आया वो ये कि आप करो जो भी वो आवाम को ज़रूर दिखाओ, और करो ना करो आवाम को दिखाओ ज़रूर। इससे हालांकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एटीट्यूड इसके सामने आते हैं, इसका असर भी पड़ता है। और आज का दौर यही चल रहा है कि आप जो कर रहे हैं आवाम को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो साथ में सियासी जमातें हैं वो भी कहीं ना कहीं खींचतान का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। आज का सबक हमारे लिए यही है कि सियासी पार्टियों के दरमियान ये जो खींचातानी चल रही है इसका अवाम के मफाद में कितना कुछ इसका असर जाता है, और वाकई सियासी जमातें कुछ कर नहीं रही हैं, सिर्फ बातें ही बातें बयान कर रही है। कथनी और करनी में फर्क है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और एडवोकेट शौकत अली साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत भी होगी। फिलहाल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है सर आपका। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत मुख्तसर सा लम्हा हुआ है, 1 महीने 3 दिन हुए हैं, क्या सीधा सवाल कि क्या इस मुख्तसर से वक्त में किसी एक पार्टी को जो इख्तिदार में है जज करना कब्ल अज वक्त होगा? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर। 1 महीना कोई टाइम नहीं होता किसी ऐसी पार्टी को जो बहुत सालों बाद वजूद में आई है और उसको उमर साहब लीड कर रहे हैं। इट इज वेरी प्री मेच्योर, क्योंकि जो 4 दिन का आपने सेशन देखा कश्मीर में, वो एक फ्रूटफुल सेशन नहीं था, उसको 5वें दिन एक्सटेंड भी किया गया। लेकिन हाँ, उमर साहब की जो मैच्योरिटी लेवल है और जो उनका 1 महीने का रखरखाव रहा रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस को लेके, जो गवर्नर साहब से उन्होंने वो उस रेजोल्यूशन को पास करवा के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया, वो एक उनकी अचीवमेंट है, क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टो में था। आर्टिकल 373 5A की तो बात कहीं नहीं हुई, लेकिन यह कि स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। और गवर्नर साहब के एड्रेस टू द असेंबली सेशन में ही उन्होंने बिजली का खुद ही जिक्र कर दिया कि बीपीएल से नीचे जो है हम कंसीडर करेंगे कि लोगों को जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बिजली में सहूलियत दी जाए, उनको थोड़ा सा सब्सिडी दी जाए। यही उनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन ये था कि 200 यूनिट तो वो बोल रहे थे पूरी स्टेट को देंगे, लेकिन गवर्नर साहब के एड्रेस में पता चल गया कि वो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा जो 10 सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उस पर मुझे लगता है अभी तक कोई बात हुई नहीं है, और वो नामुमकिन सी चीज है, वो हो नहीं सकती। अगर होगी भी तो इसी पैटर्न पे ना हो कि हम देखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होंगे उनको सिलेंडर्स और ये सब चीजें जो मैनिफेस्टो में बोलते थे वो है। लेकिन ओवरऑल जो उनका काम करने का तरीकाकार है, अभी मैं परसों ही सुन रहा था तारिक हमीद करा साहब जो प्रेसिडेंट हैं पीसीसीआई के, उन्होंने कहा कि 2 पावर सेंटर्स हैं। जब ऑनरेबल गवर्नर ने यहाँ पे यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली एज चेयरमैन, तो कोई 2 पावर सेंटर्स नहीं है, एक ही पावर सेंटर है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स पे देखते हैं, जिसको गवर्नमेंट बॉडी बोलते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर रन करते हैं, क्योंकि होम जो है डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और बहुत सी चीजें जो है वो मरकज के पास है। जब तक हम यूनियन टेरिटरी में हैं तो अपना अपना काम सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। और एज ए चेयरपर्सन ऑफ यूनिफाइड कमांड, honorable governor is having the prerogative to address that meeting, और वो ले रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर भी अपना काम कर रहे हैं। जहां छोटे मोटे ऑर्डर्स की बात है, मॉडिफिकेशंस की बात है, छोटी सतह के मुलाजमों की ट्रांसफर की बात है, वो मुझे लगता है सेक्रेटरीट काम कर रही है। और आने वाले दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सेशन जो है शायद जनवरी या फरवरी में दोबारा जम्मू में लगेगा, तो पता चलेगा कि पीपल सेंट्रिक और कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक और पीपल वेलफेयर सेंट्रिक बातें जो है उस असेंबली सेशन में अगर हल्ला गुल्ला रहा हुआ, स्मूथली वो सेशन चला, क्योंकि वो भी शायद 5 दिन का सेशन होने जा रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं हर एमएलए की तरफ से जो असेंबली में लाई जाएगी, और लोगों के फायदे की जो बातें होंगी तब डिस्कस की जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बातें देख रहे हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें दोनों पार्टियों के दरमियान एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि काफ़ी संयम बरतते हुए इलेक्शन के दौरान पीडीपी ने अपनी संजीदगी दिखाई थी, मैच्योरिटी दिखाई थी। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से काफ़ी जारहाना मोड नज़र आ रहा है। ये एक हेल्दी
एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या डेमोक्रेटिक का पार्ट माना जाए, या फिर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वैल्यू इसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है? देखिए सर, अल्टीमेटली तो पार्टी का अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए हर पार्टी का अपना एक तरीकाकार होता है, और पीडीपी के अब 3 ही लेजिस्लेटर्स हैं और उनका वजूद जो है वो 3 एमएलए तक सिमटा हुआ है, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सुनते रहते हैं। चाहे महबूबा जी हो, कल ही उनका बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो किसी स्टेट में इलेक्शन है, उत्तराखंड के किस स्टेट में, कि वो किस तरह की पोस्टरबाजी कर रहे हैं और किस तरह का सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी तरह उनका अपना एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि अब सत्ता में है और लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, तो लोगों की सेंट्रिक बातें उनको करनी है, और जो अपने मंशूर में उनकी चीजें थी उनको आहिस्ता आहिस्ता लोगों में लाने की कोशिश करनी है। फारूक साहब भी जम्मू में थे, वो भी लगे हुए हैं कि पार्टी के कैडर को मोबिलाइज किया जाए, और वो कर रहे हैं अपने जितना भी हिसाब किताब है उससे। तो कांग्रेस तो स्टेट में कह रही है कि स्टेट के सिवाय हमारा कोई मुद्दा नहीं है। आर्टिकल 373(5) पे तो कांग्रेस कभी बात ही नहीं करती है, ना वो इसको छेड़ती है, ना इसका कोई जवाब देती है, ना उनके नेशनल प्रेसिडेंट देते हैं, ना स्टेट प्रेसिडेंट देते हैं। तो उनकी लड़ाई जो है स्टेटहुड तक है, और जो रस्साकशी है क्योंकि वो पावर शेयरिंग में नहीं है अभी, तो अब जब नेक्स्ट एक्सपेंशन होगी, क्योंकि 10 का आंकड़ा उम्र को यूनियन टेरिटरी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाना है, उसमें वो किस तरह से किसको अकोमोडेट करते हैं वो आने वाला दिन बताएंगे। लेकिन ये है कि हर पार्टी जो है पहले तो अपने जो वजूद को, अपनी इमेज को डेवलप करने में लगी है, और लोगों में अपनी इमेज को लेके पॉपुलराइज होना चाहती है, और कहीं कहीं उसका फायदा होता है। लेकिन ज्यादातर पीडीपी को आर्टिकल 370 और 355 पे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझदार हैं। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना चाहता है, जम्मू कश्मीर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, और सारी उम्मीदें उमर साहब पे हैं। तो वो उम्मीदों पे कितना आगे चल के खरा उतरते हैं वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। बिल्कुल। एक सवाल चलते चलते मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से, ठीक है, हुसूलियाबियां गिनवाना शायद आज के वक्त की जरूरत हो, लेकिन जिस तरीके से एनसी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, 1 महीने में हमने उनके कई सारे लीडरान की बातें सुनी इन 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि 1 महीने 3 दिन हुए, आज शायद तीसरा दिन है। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या हुसूलियाबियों को आज के दौर में अवाम तक पहुंचाना या गिनवाना भी जरूरी है? सर जरूरी है, क्योंकि देखिए जो इनके अभी 5 मिनिस्टर्स हैं, 3 जम्मू के और 1 श्रीनगर से, और 5 में खुद चीफ मिनिस्टर हैं। तो मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज लग रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि काफी देर से प्रेसिडेंट रूल यहाँ चल रहा था, तो आज थोड़ा सा लोग फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं है और सरकार सेक्रेटरीट के दरवाजे खुले हैं, लोग अपनी अपनी ग्रीवेंसेस लेके मंत्रियों के पास जा रहे हैं, चाहे वो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। तो थोड़ा सा एक माइंडसेट जम्मू कश्मीर के लोगों का बदला है। अब ये है कि जब तक स्टेटहुड आती है, और फुल फ्लैश स्टेटहुड में जिस तरह से फुल फ्लैश कैबिनेट आप देखते थे, अभी दरबार बुक का चलन तो नहीं है, रोटेशनल ऑफिस जो है जम्मू शहर में खुले हैं विंटर सेशन में, और उसी के एवज में मैंने कहा कि जनवरी या फरवरी में यहाँ असेंबली सेशन लगेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि कुछ ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, सीएम के घर के बाहर सिक्योरिटी ड्रिल होती है। तो ये लगता है कि चुनी चुनाई सरकार है जो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है, और वो लोगों की जो बातें हैं या लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनने के लिए कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज है वो खुली हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन कमिंग डेज, क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार होना है, स्टेटहुड की जो जंग है वो कब तक पूरी होती है, वो सब चीजें अब आने वाले टाइम में बिल्कुल जाहिर है कि उस हवाले से भी हम समझेंगे, चाहे एग्जाम के हवाले से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 से 35 साल उम्र करनी हो, या फिर बिजली पैदावार के बढ़ाने की बात हो, या फिर नवंबर का जो सेशन है उसमें तब्दीली करने की बात हो। तो इस तरह के फैसले तो लिए गए हैं सरकार के, लेकिन जो भी चीजें गिनवाई जा रही हैं लगातार, फारूक अब्दुल्ला को हमने सुना या दूसरे लीडरान वो जो भी बातचीत कर रहे हैं, ये क्या दिखावा जैसा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को बैकफुट पे धकेलने जैसा नहीं है आपकी नजर में?
देखिए सर, गवर्नमेंट में जो होता है अल्टीमेटली अपेक्षाएं लोगों की गवर्नमेंट से ही होती है, और गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होती है उनसे ही उम्मीदें होती हैं, और उन्हीं उम्मीदों पे सरकार जब पूरा खरा उतरती है तो उसको पॉपुलराइज करने में वही पार्टी जो है वो आगे आगे बढ़ती है कि जो हमने कहा हमने किया, और जो लोगों के वेलफेयर की बातें हैं, जैसे 3 मिनिस्टर जम्मू से लेने दिए उमर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि रीजनल इम्बैलेंस हमने खत्म कर दिया, जो हमारे पे एक्यूजिशन हमेशा बीजेपी लगाती थी। उसी तरह परसों ही फारूक साहब एक बहुत दिग्गज हमारे स्टालवर्ट कांग्रेस लीडर थे, पंडित मंगत राम जी की डेथ एनिवर्सरी पे श्रद्धांजलि देते हुए कह रहे थे कि हम इनका स्टैचू लगाएंगे कि जम्मू के लोगों को, जम्मू के ऐसे पॉलिटिशियंस को जो पीपल सेंट्रिक पॉलिटिशियंस थे, उनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। तो वो एक जो जम्मू के पल्स को जानते हैं, और जम्मू के पल्स को देखते हुए जम्मू को क्या अपीस करना है, किस तरह से अपीस करना है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती भी रही है। अब क्योंकि सत्ता में है तो और कोशिश कर रही है कि जम्मू के लोग भी उनके साथ जुड़े, और वो अच्छी बात है। मुझे लगता है रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस को खत्म करके ही आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, और यूनियन टेरिटरी एज ए कंपोनेंट आप पूरा उसको प्रॉस्पेरिटी पे लेके चले, जो हमेशा उमर साहब कहते रहे। तो मैं समझता हूँ वो एक जो माइंडसेट बदला है वो इनको जरूर फायदा देगा, और लोग भी फील करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हर डगर पे, हर सेक्टर में बिल्कुल बैलेंसली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चलना चाहिए, और वही उम्मीदें सरकार से मुझे लगता है हर सिटीजन को होती है जम्मू कश्मीर की। आवाम को बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मर्तबा जिस मैच्योरिटी की आपने बात कही, हमने स्पेशल स्टेटस की बात तो सुनी, 370 35 की बात कहीं सामने नहीं आई, जिससे एक चीज तो साफ हो गई कि उमर सरकार इस मर्तबा काफी सोच समझ करके कदम उठा रही है। मैं स्पेशल स्टेटस और 370 35A वाली बात की जो बारीकियां हैं वो आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड पे उतरने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो हुसूलियाबियां, जो बातें गिनवाई जा रही है, क्या ग्राउंड पे उसका असर है, ग्राउंड पे वो चीजें नजर आ रही है। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। मीर, आपसे मैंने कोशिश करेंगे, सरकार के 1 महीने कुछ दिन हुए हैं और 1 महीने की हुसूलियाबियां सरकार गिनवा रही है, क्या इस हवाले से आप ग्राउंड पे कुछ होता हुआ दिखाई देख पा रहे हैं आप? वेल देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो ये बात उम्मीदों की है और नाउम्मीदी की है। पिछले टाइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है मायूस थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो दरख्वास्तें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सुना नहीं जाता, या अगर सुना भी जाता है तो उनका पूरी तरह से जो है अजाला नहीं हो रहा है। और शायद यही एक बेसिक वजह थी जिसको लेकर जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, AIP की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, जितनी भी यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका हमेशा यही कहना होता था कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं हो रही है। लोग जो दरख्वास्तें कर रहे हैं उन दरख्वास्तों का पूरी तरह से अजाला नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। खैर लेटर ऑन जब इलेक्शंस हो गए, चाहे हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें या असेंबली इलेक्शंस की बात करें, अब कहीं ना कहीं पे लोगों में वो उम्मीद जागी हुई है। इनफैक्ट हमने आज दिन में आपको कुछ तस्वीरें भी शेयर की, कुछ रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें आपने देखा होगा कि आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, वहाँ पे अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जहाँ पे जो सभी खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो MLAs है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने अपने ऑफिस संभाले हैं, और एक बड़ी तादाद जो है हमें हर एक ऑफिस में देखने को मिल रही है, जो अपने MLAs के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने इलाकों के हवाले से जो उनके मसाइल है उनको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक कनेक्टिविटी है, जो कहीं ना कहीं पे लोग जो है जिसकी कमी महसूस कर रहे थे, उस कनेक्टिविटी की जो है वो एक भरपाई हो चुकी है। ये एक पोर्शन है। सेकंड पोर्शन ये है कि लोगों का जिस बात को लेकर अक्सर ये अपना रद्दमल रहता था कि वो गवर्नमेंट के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कई सारे यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट दर्ज हुए हैं, चाहे हम स्मार्ट मीटर्स की बात करें, यहाँ पे हम पानी के ना होने की बात करें, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के मामला जो है अक्सर लोगों ने जो है उसके हवाले से दरख्वास्तें पेश की, अपील पेश की है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे सिस्टम चल रहा था, उस वक्त भी लोगों की जो दरख्वास्तें हैं उनको संजीदगी से लिया जाता था और उसको ऑन टेबल जो है
उस पर कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन लोगों में एक जो गैप है, उस गैप को मेंटेन करने की बात लगातार जो है सुनने को मिलती थी, जिसको लेकर जो है अक्सर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस करे या कन्वेंशन करे, अक्सर वो बात रखते थे कि यहाँ पे जो है लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं हो रहे और जो उनकी देरीना मसले रहे हैं, मसाइल रहे हैं, उनकी पेचीदगी से या उनकी संजीदगी से जो है सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज की डेट में जिस तरह से अब लोगों में उम्मीद जाग उठी है कि अगर उनके इलाके में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके नजदीक में ही उनका एमएलए है जिसके सामने वो दरख्वास्त रख सकते हैं या उनकी अपनी प्रॉब्लम्स का अजाला करवा सकते हैं। तो ये जो अभी हाल फिलहाल में मीर हमने कई सारे लीडरान को, एमएलएस को देखा जो सरकार में हैं, वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जाकर के देख रहे हैं, वक्त पर काम पूरा करने का हुक्म उन्हें मिला हुआ है, जो भी मतलब वो जाकर के वक्त पे फौरी तौर पे काम निपटाने की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव तो हमने देखा है लीडरान को जो एनसी या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सवाल ये कि इस हवाले से क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ अहकामात दिए गए हैं कि इस 5 साल के अंदर इतना कुछ करके दिखाना है कि आवाम खुद ब खुद ये समझे कि हमने जिसे वोट दिया है वो नुकसान में नहीं गया और 5 साल उनके बर्बाद नहीं हुए? वेल देखिए, सिचुएशन अगर आप देखें तो अभी गवर्नमेंट को 30 दिन हुए हैं बने हुए, और करीबन अगर हम देखें तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने इस 30 दिन के यानी कि 1 मंथ कंप्लीशन के जो है आज दिन में जो है उनके बयानात भी सुनने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन का साफ तौर पर यह मानना है कि अभी 30 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, लेकिन इस 1 महीने के कार्यकाल में भी कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई हैं। चाहे हम शुरुआत के दिनों में जो शुरुआत का हफ्ता था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने स्टेटहुड को लेकर जो है कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास करवाया और उसको दिल्ली लेके गए, प्रधानमंत्री से मिले या होम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई उस रेजोल्यूशन को लेकर। उसके बाद जब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू हुई तो यहाँ के स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है एमएलए साहिबान जो है उन्होंने अपनी तरफ से अपना रेजोल्यूशन जो है वो पास कराया। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो एज रिलैक्सेशन का एक काफी लंबा चौड़ा एक देरीना मसला रहा है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे यहाँ के नौजवानों का मानना था कि उनके पास कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, वो दोबारा जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो वो एक मसला था जहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। और भी 2-3 मसले हैं जिसको लेकर अभी गवर्नमेंट जो है काम करने की बात कर रही है, जिस तरह से राशन की अगर हम बात करें, केरोसिन की बात करें। लेकिन अगर पब्लिक की एस्पिरेशन देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी करना बाकी है। इनफैक्ट अगर आप मैनिफेस्टो की भी बात करें, कई सारी गारंटीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखी है, अपने कमिटमेंट्स या प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं। लेकिन ये शुरुआत का 1 महीना है और 5 साल का मैंडेट है, तो ऑब्वियसली जब तक कि कुछ महीने और नहीं हो जाते और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपने कमिटमेंट से अपनी गारंटीज को लेकर नहीं मिलता, तो शायद अभी ये कहना शायद कबल वक्त होगा। अभी जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकली सामने आ रहे हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें 370 आर्टिकल को लेकर बात की जा रही है, आर्टिकल 35A को लेकर बात की जा रही है। लेकिन जो बेसिक जो मामला है जहाँ पे जॉब एवेन्यूज की अगर हम बात करें, उसको लेकर जो है अभी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे जो है इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है और अभी 4 साल और 11 महीने का अभी लंबा चौड़ा एक स्पैन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें पॉसिबली हम कह सकते हैं कि की जा सकती हैं, जबकि 1 महीने में अगर 4 चीजें हुई है तो पॉसिबली अगर आप एक कैलकुलेशन भी लगाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 5 वर्षों में क्या हो सकता है। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से एमएलए साहिबान जो है ऑन ग्राउंड पब्लिक के साथ जो है मुलाकातें कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, तो ये जरूर इन तमाम तरह फायदों को आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे और आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की चीजें चल रही है, इससे पहले की जो सरकार आई या फिर इससे पहले जो भी उथल पुथल रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मायूसी थी। लेकिन इस मरतबा लोगों ने बैक वक्त और एक साथ कदम ताल के साथ लोगों ने वोट किया और अब हुकूमत बन के आई है। अब सरकार से उनको कितनी उम्मीदें हैं आपसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने जो खास मेहमान हैं सुहैल काज़मी साहब की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे। सर, जो बातें चल रही है, पीडीपी अपने रवैये पे कायम है, जो भी दूसरी दीगर जमातें हैं वो भी 370-35 का राग अलाप रही हैं। मैं इसे राग इस वजह से कह रहा हूं कि उन्हें भी पता है कि ये चीजें अभी फिलहाल मुकम्मल होने की किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद ये चीजें चल रही है। हालांकि स्मार्ट मूव हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखने को मिला, कांग्रेस का देखने को मिला। उन्होंने
कहीं न कहीं स्पेशल स्टेटस की बात कही, जिसपे सियासत शायद बहुत कम हो जाए, क्योंकि बीजेपी किसी भी मुद्दे को या किसी भी इस तरह के लम्हे को छोड़ती नहीं है और वो उस पर जरूर वार करती है। तो इसका तो फायदा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पीडीपी का 370 और 35 पे अटल रहना और स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे बढ़ना और कांग्रेस का इनहराफ करना इन तमाम तर चीजों से, क्या ये पार्टी के लिए किस पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर आप देख पा रहे हैं? स्मार्ट मूव किसका नजर आ रहा है आपकी नजर में? देखिए, पहला स्मार्ट मूव तो कांग्रेस का है, जो शुरू से डे 1 से आर्टिकल 370 और 358 की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा स्मार्ट मूव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है कि सत्ता में आते ही असेंबली सेशन में वो रेजोल्यूशन पास किया जो होने वाला है। और अच्छी बात भी है, जो चीजें जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट जो है वो देख सकते हैं या उस पर कोई फैसला ले सकते हैं, वही चर्चा और वही बातें करनी चाहिए और वही रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ स्मार्ट मूव। जी सर। जी बोलिए, मुकम्मल करिए अपनी बात। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही है, मुकम्मल करिए कासमी साहब। दूसरा मैं आपसे कह दूं कि किसी भी लोगों की तरफ से तो आर्टिकल 370 358 की आवाज कहीं से नहीं है। एक पीडीपी है जिसको हमेशा पहले तो उनको ये मंथन करना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो इतना ऊपर होने के बावजूद इतना नीचे कैसे आ गया कि 3 ही उनके एमएलए जीते। उनको मंथन ये करना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी मेटर रहे हैं, जिनको महबूबा जी और उनकी पार्टी हमेशा एटलीस्ट इर्तिजा थी जो जरूर जीतती, वो मुफ्ती लेगेसी को आगे लेती, तो इसका मतलब है लोगों ने नकारा है। और जब लोग नकारते हैं या लोग सराहते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी के उम्मीदवार को, तो उस पर दोनों तरफ से चर्चा करने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि लोग सीरियसली नहीं लेते हैं आर्टिकल 370 358 और ये होलो स्लोगन जो है पीडीपी के हैं। तो सीरियस इश्यूज पे गवर्नेंस हो, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने बहुत इंतजार किया 5-6 साल, जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं हुई थी। और गवर्नमेंट को आगे चलना है और उन उम्मीदों पे, जिन उम्मीदों पे लोगों ने वोट किया है, जिस मैंडेट को आपने सामने देखा है, तो मुझे लगता है इसलिए उमर साहब जो है वो बिल्कुल सोच समझ के बड़े मैच्योरिटी से अपनी सत्ता को भी चला रहे, अपनी पार्टी का भी ध्यान रख रहे। तो ये मुझे लगता है चैलेंजेस बहुत है उमर साहब को, लेकिन ये है कि उन चैलेंजेस में भी अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना और दोनों गढ़ों को, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपने मैनिफेस्टो पे भी बात रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल कासमी साहब, अभी हमने देखा कि कुछ चीजें उनके डोमेन में नहीं है एज यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर, लेकिन स्टिल ही इज मूविंग बिट बाय बिट आगे चल रहे हैं वो। अब देखिए आने वाला टाइम जो है उनको कितना स्ट्रेंथन करता है और क्या क्या चीजें जो उनके कंसीव प्लान्स में है लोगों के वेलफेयर की वो आती हैं। 6000 करोड़ का उन्होंने सीतारमन जी से जो एक एडिशनल बोनेंजा मांगा है जम्मू कश्मीर के लिए, क्या पता, मुझे लगता है वो भी उन्होंने एश्योर किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वो असिस्टेंस उमर साहब को दी जाएगी। वो भी रिहेबिलिटेट करेगी उन वेलफेयर स्कीम्स को जो बीच में टूट गई हैं, उस डेफिसिट को जिसकी बात वो करते थे, और जो रेजोल्यूशन उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिए। तो मुझे लगता है कुल मिला के ही इज मूविंग वेरी स्मार्टली, मेच्योरली, और यही उनके हाथ में है कि कुछ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अपने आइन के हिसाब से कुछ चीजें जो उनके डोमेन में है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि पीडीपी ने एक मीटिंग की जिसमें महबूबा मुफ्ती ने पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कही और नए सिरे से पार्टी को बेहतर करने के लिए मीटिंग हुई थी उसमें। दूसरी हमने देखा कि आज की जो मीटिंग हुई उसमें वहीदुर रहमान पर्रा या दीगर जो लीडरान हैं जिन्होंने असेंबली में आवाज उठाई थी उनको कहीं न कहीं एजाजात से सरफराज किया गया, उनको ओहदे दिए गए, कहीं न कहीं उनकी तारीफ की गई। तो सवाल ये है, हालांकि इन तमाम तर चीज़ों में हमने देखा कि असेंबली में उसकी कार्रवाई भंगी हुई, लड़ाई दंगे देखने को मिले, इस तरह की चीज़ें सामने आई जो कि असेंबली के ऐवान में इस तरह की चीज़ें आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलती है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में। सवाल यह है कि पार्टी किस तरफ जा रही है। मैं पीडीपी का रुख समझने की कोशिश करूंगा, हालांकि आप पीडीपी से नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपसे समझूंगा कि बैकफुट पे है पीडीपी। हालांकि प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था कि 28 सीटें उनके पास थी, इस मरतबा अवाम ने नकारा। उसके बावजूद भी उनके जो फैसले हैं कभी कुछ नजर आ रहे हैं, कभी कुछ नजर आ रहे हैं। तो पार्टी क्या एक जगह पे समझ नहीं पा रही है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, या फिर पार्टी इन तमाम मुद्दों के बीच में सिर्फ हेडलाइन के लिए बनी रहनी चाहती है?
बिल्कुल सर, आपके सवाल में खुद ही जवाब है। देखिए, जब डिक्लाइन होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, रीजनल पार्टी का, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा आपने कि वो सीट शेयर जो वो ले सकती थी वो नहीं लिया उन्होंने। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जितना वोट पड़ना चाहिए था महबूबा जी को, क्योंकि बड़ी पॉपुलर लीडर है जम्मू कश्मीर की, नहीं पड़ा। तो इस मीन्स लोगों के माइंडसेट बदले हैं। लोगों का जो पीडीपी का जो रोस्टर है रोजमर्रा का जम्मू कश्मीर को सुर्खियों में रखने का, वो कहीं ना कहीं उसका जो लबो लबाब है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और लबो लबाब को अगर आप चेंज नहीं करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, और जो लोग चाहते हैं उस तरह की बात आप जब नहीं रखते हैं अपनी स्पीचेस में, अपने प्रेस नोट्स में, तो आप लोगों से कटते फटते रहते हैं। अब हमें जो परा साहब हैं पुलवामा से जो जीते हैं, उन्होंने पहले दिन आर्टिकल 373(5)(a) की रेजोल्यूशन का लाने का अपना काम किया। हालांकि 3 MLA क्या 90 में से रेजोल्यूशन लाएंगे और कहाँ पास होनी थी, लेकिन अगर पीडीपी की सरबराह उनको वो इनकरेज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तीनों में से एक दूसरे को, 3 लोग जो है वो एक दूसरे को इनकरेज नहीं करेंगे तो क्या प्रेस नोट बनेगा या क्या हेडलाइंस बनेगी? तो हेडलाइंस में जिंदा रहना भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा काम होता है। रोजमर्रा 365 दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी चलती रहनी चाहिए, ताकि उनका वजूद जो है वो लोगों के सामने कायम दायम रहे। बिल्कुल, ये चीजें सियासी एतबार से बिल्कुल कह सकते हैं कि सियासी जमात है तो जाहिर है कि सियासत तो करेंगे ही। हमने कहा था कि ग्राउंड से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। जम्मू का भी रुख कर लेते हैं। मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, जम्मू से ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपसे समझेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादा चैलेंजेस श्रीनगर में हमने देखा है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू में भी उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है जम्मू में। उसके बावजूद चूंकि हुकूमत है और जो उनके अक़दामात हैं, उनके जो फैसले हैं वो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए हैं, तो क्या जम्मू के अंदर भी पार्टी के लिए उसी तरह के चैलेंजेस देखने को मिल पा रहे हैं जिस तरह के हमने अभी पीडीपी की तरफ से श्रीनगर में देखा था? जी देखिए आमिर, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें जम्मू में, उनके अगर हम वर्कर्स की बात करें, एक समय में उनकी बहुत ज्यादा तादाद थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी उनके गढ़ों में घुसी और वो सारे गढ़ अपने नाम कर लिए। ऐसे में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में तो है, लेकिन दूसरी उनके लिए ये भी चैलेंज है कि जम्मू में वो कैसे अपने वो काडर है उसे बढ़ाए, लोगों को अपनी तरफ जोड़े। लेकिन इसमें उनको ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार हो, लोग उस पार्टी के साथ ना चाहते भी चल पड़ते हैं, तो लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो गढ़ है, बीजेपी की जीते हुए जो विधानसभाएं हैं, वहां पे एमपी अपने नेताओं को कैसे मजबूत करे, वर्कर्स को कैसे लाए, नए चेहरे कैसे जोड़े, ये उनके लिए बहुत बड़ा आगे एक जो चैलेंज रहने वाला है और बहुत बड़ा काम उन्होंने ये करना है। आगे आने वाले समय बाई इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें कि हम जो उमर अब्दुल्ला ने एक सीट छोड़ी उस पर होगा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर देवेंद्र सिंह राणा का निधन हुआ, उसके बाद वो खाली हो गया, उस पर भी इलेक्शन होगा। तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए भी कोशिशें करेगी कि वो उस पर अपना कोई ऐसा नुमाइंदा उतारे जो कि जीत सके। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो है और मंत्री भी है अभी जो, वो अब जो है बीजेपी के इलाकों में जा करके जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, कैसे लोगों के उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि इस तरीके का अगर हम कश्मीर को देखें, जहाँ पर क्लीन स्वीप नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन जम्मू में उनको बहुत कुछ करना है आगे, और उसके लिए पार्टी को बहुत रणनीति जम्मू के अकॉर्डिंग भी बनानी होगी। और बड़ी बात है, उनको नेता भी चाहिए होंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है बयानबाजी, क्योंकि हमेशा जम्मू वर्सेस कश्मीर हो जाता है, और इस चुनाव में भी देखा कि जम्मू प्रोविंस में जम्मू बीजेपी को जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनाया, कश्मीर से एमपी को बनाया। तो बीजेपी के लिए जितना टफ है कश्मीर में सीट जीतना, या फिर वहां पर अपने काडर को बढ़ाना, या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करना, पैरेलली पिछले 10 सालों का जो वक्त गुजरा है उस वैसा ही चैलेंज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी हो गया है। क्योंकि जो एक राष्ट्रवादी एक पूरा माहौल जो है बीजेपी ने बनाया है, और कहीं ना कहीं चाहे मुफ्ती परिवार है या फिर अब्दुल्ला परिवार है, उनको देश विरोधी साबित करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की हैं, और कई दफा उन्होंने कई सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। ऐसे में जम्मू में उनके ये एक वेव हमेशा बनी रही है कि ये प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जम्मू को जो है नुकसान ही दिया है इन पार्टियों ने। तो वो एक सोच, वो एक इमेज बदलने के लिए, तो क्या जम्मू के लोगों को इस हुकूमत से उम्मीदें हैं, अगर आपकी जुबान में समझे ग्राउंड से? तो
देखिए अब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, 5 साल तक रहेगी, तो उम्मीदें तो ये सरकार से लगानी पड़ेगी और काम भी इन्हीं से कराने हैं, चाहे लोग चाहे या ना चाहें, चाहे वो बीजेपी के एमएलओ के जरिए सरकार तक पहुंचे, मंत्रियों तक पहुंचे, लेकिन उनको पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली जो काम है वो सरकार ही करेगी, डिसीजन सरकार ही लेगी। और जो भी जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने प्लान बनाने हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बनाने हैं, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं। तो आप कह सकते हैं कि उनको कश्मीर तो देखना ही है, जम्मू भी देखना है। वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरविंदर चौधरी जो कि जम्मू प्रोविंस से ही है, सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट थे, उनको मंत्री पद दिया, वो जम्मू से ही है। तो ये दो चेहरे हैं, इन पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जम्मू के लिए इनको अपनी आवाज बनानी होगी और लोगों को भी इनको लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है वो कहने की नेशनल कांग्रेस समझनी होगी। तो ये वो मौका भी है, अगर 5 साल तक वो सरकार चलाते हैं तो उनके लिए एक मौका आ जाएगा जम्मू में अपना बेस तैयार करने का। और अगर अच्छे काम करते हैं यकीनन लोग उनके साथ जाएंगे भी, क्योंकि उससे पहले जब पुरानी हुकूमतें रहेंगी तो जम्मू का भी बहुत अच्छा साथ नेशनल कांग्रेस को मिला है, यहाँ भी बहुत अच्छी सीटें जीते रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया तो बीजेपी अपना दायरा बढ़ाती गई, यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाती गई और हमने नतीजा देखा भी। पिछली बार से 25 था, इस बार 29 हो गए हैं। और अभी बाई इलेक्शन होंगे तो क्योंकि दविंदर सिंह राणा के बाद उनकी बेटी जो है वो दमखम भर रही है और बहुत ही माना भी जा सकता है बीजेपी की बेटी को भी टिकट दे सकती है आगे वो जब चुनाव होंगे। तो ये सब चीजें क्योंकि वो नहीं चाहेंगे हमें एक सीट भी हारे। तो नेशनल कांग्रेस को ये भी देखना है कि सरकार के हम ऐसे काम करें, लोगों के हम ऐसे काम करें सरकार में रहते हुए जहाँ पर जम्मू के लोगों के दिल जीत सके और वो उनकी पार्टी की तरफ दोबारा से आए। क्योंकि पहले एक समय में नेशनल कांफ्रेंस में दबदबा रहता था, लोगों की आइडियोलॉजी भी नेशनल कांफ्रेंस को पसंद आती थी, लेकिन बीजेपी के आने से सब कुछ बदलाव हो गया। अभी भी अगर हम तीसरी पंजाब की बात करें, चिराग खित्ते की बात करें, तो वहाँ भी इस तरह का समीकरण है कि नेशनल कांफ्रेंस की बड़ी अच्छी जमीन है, कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा वहां पर वो जमीन तैयार है। लेकिन जम्मू के लिए चाहे वो कांग्रेस या फिर एनसी दोनों के लिए राह बहुत मुश्किल है, लेकिन समय है। अगर काम करते हैं, अच्छी नीतियां बनाते हैं, जैसे कश्मीर का विकास करें, जम्मू का भी करते हैं, तो यकीनन जम्मू के लोग भी एनसी के साथ जाना। ये बड़ी बात है और मेन पॉइंट यही है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा काम करना होगा, तभी जाकर के अवाम का यकीन और एतबार हासिल होगा जैसे पहले था। कश्मीर की क्या सूरत हाल? एक तरफ तो जम्मू में चैलेंजेस हैं, अभी इस पे काम करना बाकी है और वक्त भी है पार्टी के पास, जैसे ख्वाहिश कह रहे हैं। कश्मीर की क्या सूरत हाल है? अवाम को कितना भरोसा है? हालांकि सियासी पार्टियों ने जरूर रोड़े अटकाए हैं, लेकिन कश्मीर में क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सियासी पार्टियां या फिर इस तरह के चैलेंजेस कितना रुकावट बनेंगी एनसी के सामने में, ये भी देखेंगे हम खास तौर पे। लेकिन उससे पहले एक खास खबर पे नजर डालते हैं, फिर अपने साथियों की तरफ हम लौटने की कोशिश करेंगे। गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पीरजादा फारूक अहमद शाह ने पीडीपी की तनकीद को गैर जरूरी करार देते हुए कहा है कि सरकार की कारकर्दगी को लेकर अभी कोई राय कायम करने जल्दबाजी होगी। बडगाम में एक स्कूल की सालाना तकरीब में शिरकत करने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंतखाबी मंशूर यानी मैनिफेस्टो पूरा करने की पाबंद है, यानी उस पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में सरकार लोगों के सभी मसाइल हल करेगी। देखिए एक बात है, जब आप किसी सिस्टम को चेंज करते हैं टेक सम टाइम कि उसको फिर ट्रैक पर लाया जाए, जो काफी सालों से चलता जा रहा था और लोगों की ख्वाहिश थी। लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर एजुकेशन ने इमीडिएटली फैसला, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसमें से जो हमने उसको चेंज किया। बाकी इसमें थोड़ा टाइम लगना है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करेगा। They have to do that. Once the government order is there, they have to do that. They have to implement the government order. तो जम्मू में चैलेंजेस हैं, लेकिन हुकूमत के पास वक्त है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है क्योंकि ये जरूरी भी है हुकूमत के लिए। कश्मीर में वादी में सियासी पार्टियों का एक जमावड़ा है और कहीं ना कहीं चैलेंजेस उनकी तरफ से, लेकिन अवाम की तरफ से खामोशी है। मीर आपसे समझेंगे कि अवाम की क्या अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं इस सियासी जमात से, इख्तिदार में, एनसी से? देखिए, अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो जो जरूरियात जिंदगी होती है उसमें जब एक आम इंसान को रिलैक्सेशन मिलती है, वो फैसिलिटीज मिलती हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए एवेन्यूज मिल जाते हैं, उसकी जो कमियां हैं वो कमियां पूरी हो जाती हैं और उन कमियों को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आवाम खुश रहती है सरकार से। और ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो एक सरकार को अपनी आवाम के लिए करनी भी पड़ती हैं और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री हम देखें तो ये उस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि वो जो भी करे वो पब्लिक के वेलफेयर के सही चले और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए चले और जो लोगों की उम्मीदें उनसे है उन पे खरा उतरे। जिस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कई सारी गारंटीज उन्होंने दी, उन्होंने कई सारे जो है अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस दिए, कमिटमेंट्स की,
शुरुआती में 20 दिनों की बात करें तो जो लोगों की उनसे उम्मीदें थी, हालांकि अभी बहुत कुछ अभी जम्मू कश्मीर में करना बाकी है। ये तकरीबन लोगों के मुताबिक अभी शुरुआत है और उस हिस्से का एक कह सकते हैं कि एक जर्रा है जो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने किया है। अभी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेन जो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी, प्रॉमिसेस किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब वो सरकार बनाने वाले थे, यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही थी, उन्होंने सबसे पहले जो इशू लिया था वो ये था कि वो सभी चीजों को करने वाले हैं, लेकिन उनका जो प्राइम फोकस है वो यहाँ पे स्टेटहुड को लेकर होगा। तो वो सबसे पहले जब भी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले स्टेटहुड को लेकर बात करेंगे। और बिल्कुल सूरत हाल उसी तरह से रही जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट संभाली, तो कुछ दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने स्टेटहुड को लेकर जो है यहाँ पे काम किया और पब्लिक ने काफी ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो पब्लिक की डिमांड थी। और अगर वो पब्लिक की डिमांड नहीं होती तो शायद असेंबली में उसका जो रिजल्ट जो है वो कुछ उलट नजर आता, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता अगर पब्लिक की वो एस्पिरेशंस नहीं होती, क्योंकि एमएलए जितने भी हैं वो पब्लिक के चॉइस पे है, पब्लिक ने उनको वोट देके चुना है। तो वो एक पहलू है। सेकेंड, अगर हम देखें जिस तरह से मैंने इससे पहले भी कई सारी चीजें गिनवाई जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक की भी कई सारी एस्पिरेशंस है जो वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वो चीजें मुकम्मल हो। अक्सर यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा कि जो एहतिजाजी सिचुएशन रही हैं, कई अलग अलग इलाकों से हमें तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिसमें लोगों का मानना था कि स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। अब वो स्मार्ट मीटर की जो चार्जिंग है वो भी पे करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार के वसाइल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक सिस्टम रहा है काफी संजीदा रहा है। और अगर मतलब लोगों के मुद्दे हैं और उम्मीदें भी है जिसे वो हल कराना चाहते हैं। सवाल ये है काज़मी साहब कि क्या ये इस तरह के चैलेंजेस या इस तरह के जारहाना रवैया पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए क्या इस सियासी जमात को जो इख्तिदार में है उसे काम करने देगी? और एक तरफ उनके सामने स्टेटहुड का भी मुद्दा है रुका हुआ, जिसकी वजह से कई सारे काम भी नहीं हो पा रहे। तो इन तमाम चीजों के बीच में इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है काम करना? देखिए सर, चैलेंजेस तो बहुत हैं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, दूसरा पहली बार जब चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब तो फ्रीडम बहुत थी गवर्नेंस की। अब फ्रीडम जो है 50% कट है। उसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज थी, जब चीफ मिनिस्टर को डिसीजन लेते थे तो फुल्ली एम्पावर्ड तरीके से लेते थे। तो यूनियन टेरिटरीज में कुछ लॉस चेंज हो गए, कुछ लॉस इनकॉर्पोरेट हो गए, तो वो चैलेंजेस तो हैं। दूसरा ये है कि लोगों को उम्मीदें, जब पहली बार ये चीफ मिनिस्टर थे तब और आज में बहुत सी उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों की, क्योंकि हम कटे पटे रहे 5-6 साल सियासी निजाम से। तो जब आप सियासी निजाम से कटे पटे रहते हैं तो लोगों की मुश्किलातें बढ़ती हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं और उन उम्मीदों पे सरकार को चलना है। और ग्रीवियंसेस सेल जो चीफ मिनिस्टर ने बनाया, बोला कि 24 आवर वो लोगों की खिदमत करेगा और ग्रीवियंसेस को हल करने के लिए हमेशा पेशरफ्त आगे रखेगा। तो ये सब चैलेंजेस हैं। और ऊपर से जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है, अभी आप देखिए कि बर्फबारी शुरू हो गई है, स्नो बाउंड एरिया हो जाएंगे, तो विंटर भी एक कंसर्न रहता है, वो भी एक चैलेंज रहता है। बिजली पानी को लेके पूरे जो जितने भी स्नो क्लैडेड एरियाज हैं, खासकर कश्मीर के ऊपर के इलाके सारे जो है, तो वो भी चैलेंजेस होते हैं सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ही एक ब्रिज होती है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, और रिहेबिलिटेशन और सारी चीजों को लेके तो सरकार को ही चैलेंजेस होते हैं। अब जिस तरह से ये चल रहे हैं और जिस तरह से फूक फूक के कदम उमर साहब रख रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई नाराज ना हो, एलजी ऑफिस से भी कोऑर्डिनेशन पूरी रखनी है, दिल्ली के साथ भी रखनी है, दिल्ली के साथ भी वो सबसे तकरीबन मिल के आगे। तो मुझे लगता है कि सब चीजें जो है वो अपने आप में दर्शाती है कि ही इज वेरी सीरियस अबाउट द गवर्नेंस और लोगों को के हितों को लेके वो सरकार चलाएंगे और फूक फूक के कदम रखेंगे। मुझे लगता है अगर इसे इंफॉर्मेटिव में बदला जाए तो क्या स्टेटहुड जरूरी है? जितने भी आवाम के मुद्दे हैं उसे हल कराने के लिए इन तमाम तर चीजों के बावजूद, या स्टेटहुड अगर नहीं भी मिलती है तो आवाम के मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए सर, अगर तो आपको यूनियन टेरिटरी रखनी है तो वह राजभवन का जो दायरा है वो बढ़ा दीजिए। राजभवन में जम्मू कश्मीर के 5-10-20 लोग इंट्रोड्यूस कीजिए जो प्रॉपरली जो है सेक्रेटरीट की तरह वहां भी काम करे और वहां भी उनकी जो भी
चीजें यूनियन टेरिटरी के मुताबिक उनके पास है तो राजभवन में गवर्नर साहब को असिस्ट करे, क्योंकि एक गवर्नर साहब अकेले जो है पिछले 6 सालों से बिना किसी एडवाइजर के, बिना किसी लोकलाइट के, बिना किसी जम्मू कश्मीर के लोगों के वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहे। वो अपने लेवल पे काम करते हैं लेकिन लोग जो है वो परेशान होते हैं, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स, इतनी चीजें जो है वो महरूम रह जाती हैं और लोग वहां तक अपनी जो कंसर्न से नहीं पहुंचा पाते। या तो पैरेलल तौर पे जब तक स्टेटहुड नहीं देते हैं, राजभवन का दायरा जो है वो बढ़ा दे और वहां कुछ ऐसे एडवाइजर्स या ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करे जिससे कि पैरेलली वो भी लोगों की हितों की बात करे और सीएम सेक्रेटरीट भी अपनी अपनी बात करे, ताकि लोग जो है वो अपने आप को कंसर्न फील करे कि हाँ हमारी बोथ वे में जो है काम चल रहे हैं, काम आगे बढ़ रहे हैं और जो भी उनकी मुश्किलातें हैं उसका समाधान हो रहा है। बिल्कुल, मेर आपकी तरफ आएंगे और इस तरह की चीजें जो हम देख पा रहे हैं 370 पैंतीस पे अड़ी हुई है पीडीपी दूसरी पार्टियां, और एनसी स्पेशल स्टेटस की बात करें, हालांकि स्पेशल स्टेटस 371 और 371A के तहत भी आती है जो कि दूसरे स्टेट को भी मिला हुआ है। खैर, हालांकि ये चीजें भी वाज़ेह हो जाती है कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। कुछ चीजें जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर के सियासत होने लगती है, पूरे देश में बातें होती है। 371 और 371A के बारे में अगर बातचीत की जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल नहीं उठा सकते लोग या पॉलिटिकल पार्टियां फायदा नहीं उठाती। मैं आपसे ये समझूंगा कि इस जंग में जो सियासी जंग चल रही है, अवाम की क्या राय है, अवाम क्या सोचती है इन तमाम चीजों पर, वो क्या कहती है इस पर? इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। अवाम यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट चाहती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है और एक कलेक्टिव लेवल पे प्रोग्रेस चाहती है, रोजगार चाहती है, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश चाहती है। और इन सारी चीजों को करने के लिए एक बड़ा जो फर्स्ट हैंड जो है वो गवर्नमेंट का है और वो अपनी सारी उम्मीदें इस वक्त करंटली गवर्नमेंट पे लगाए बैठे हैं कि जो चीजें अभी तक लोगों ने जो है एक्सपेक्ट की हैं वो सारी चीजें हो जाए। और जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो रोजगार रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि काफी वक्त से यहाँ पे एक काम और कंपोज जो है एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है। कई सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें या हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, तो ये तो इंडस्ट्रीज है जम्मू कश्मीर की जो कहीं ना कहीं पे फ्लोरिश हो रही है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसको सफाइस नहीं कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, अगर आप पर्टिकुलर सेक्शन देखेंगे सोसाइटी का, उसको ये बूस्ट करिए। जो चीज टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, चाहे हम कैब ड्राइवर्स की बात करें, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, जो वहाँ पे शिकारा वाला है या पोनी वाला है, घोड़े वाले हैं, या जो गुलमर्ग के जो अलग अलग जो टूरिज्म स्पॉट्स है उनकी अगर हम बात करें तो ऐसी लोकेशन में जो लोग रहते हैं, जो काज करते हैं, उनको ये फायदा देती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जो कश्मीरी लड़के ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके जो है वो मसाला बेच रहे हैं, रेडियो पे अपना काम काज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर की एसोसिएशन है जिसका नाम ही ग्रेजुएट बस स्टैंड बस एसोसिएशन है। तो ये जो एक सिचुएशन है, इस चीज को सबसे पहले फहरिस्त में जो है लोग चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। यहाँ पे जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर किसी घर में इनकम रिसोर्सेज बराबर है, उसमें सफिशिएंट पैसा आता है, तो कभी स्मार्ट मीटर को लेकर एहतजाज नहीं होगा। अगर घर में इनकम सही से है तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की स्टोरेज भी हो सकती है।